अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पावर शो के साथ मैं हूं आसमा चौधरी। आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। 90 की दिहाई से मियां साहब का जो सफ़र शुरू हुआ उसमें उनको लाडला बनाने की तैयारियां की गई और लाडला दिखाई भी वो हमें दिए। उसके साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा भी रहे। उसके कुछ अरसे बाद 93 से हमने देखा कि उन्होंने बार बार ये कहा कि मैं डिक्टेशन नहीं लूँगा और 99 तक जो उनका सफ़र जारी रहा वो भी हम सबके सामने है। तवील जलावतनी के बाद जब वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए तो पाकिस्तान की सियासत में एक बार फिर उन्होंने भरपूर किरदार अदा करने की कोशिश की। टर्म बात हम कर रहे हैं, जो इस्तेलाह इस्तेमाल कर रहे हैं लाडला की, तो इसके बाद चेयरमैन पीटीआई के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब जब एक मखसूस कुछ अरसे की लिए जो मुल्क से बाहर तशरीफ़ ले गए थे इलाज की गरज से, और वो 4 से 8 हफ्तों पर ये अरसा मुश्तमिल था, और उसके बाद 4 साल बाद जब वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाते हैं तो उनके नाकदीन, उनके मुखालफिन, इवन पीपल्स पार्टी भी उनको अनोखा लाडला से अब लाडला प्लस करार दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि उनके लिए ख़ास सहूलतकारी की गई है और क्विक रिलीफ जिस तरह से मियां नवाज शरीफ साहब को अदालतों से मिल रहा है उस पर भी बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं मुल्क के अदालती निज़ाम के हवाले से और अदलिया के किरदार और ख़ुसूसन नैब के किरदार के हवाले से बहुत सारे सवालात इस वक्त उठ रहे हैं, जिसमें लोगों का ये कहना है कि नैब अगर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होती है, सियासी जोड़ तोड़ के लिए इस्तेमाल होती है, तो इस इदारे को फिर बंद ही कर देना चाहिए। पाकिस्तान की सियासत में ये जो सफ़र हमें दिखाई देता है, अक्सर हवाओं का रुख कभी तब्दील एक ख़ास शख्सियत के लिए तब्दील हो जाता है, तो ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत करने वाली सियासी जमातें अब इस बात पर पहुँच चुकी हैं कि आप रेफरेंडम ही करा लें ताकि इस तमाम तर सियासी सूरत हाल से जान छूटे। और लाडलों के लिए ख़ास जो रायत दी जा रही है पाकिस्तान की सियासत में, और जो लेवल प्लेइंग फील्ड का एक मैच इस वक्त फिक्स हो गया है, क्या यही अगला सियासी मंजरनामा होगा पाकिस्तान की सियासत में? और किसको खुसूसन खास रिलीफ मिलेगा और कौन मजीद कुछ अरसे के लिए लाडला कहलाएगा पाकिस्तान की सियासत में या इस्टेब्लिशमेंट का भी? इस पर हम कह सकते हैं। इसी पे मजीद हम बात करेंगे, कुछ नैब के किरदार का भी जिक्र होगा। हमारे मौजूद ज्वाइन करेंगे अहमद अवैस साहब, साबिक अटॉर्नी जनरल हैं, पंजाब के रह चुके माहिर कानून भी हैं। यासीन आज़ाद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, सीनियर कानूनदान है, साबिक सदर रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। बैरिस्टर आमिर हसन साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, सीनियर कानूनदान है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी आपका ताल्लुक है। जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, सीनियर कानूनदान भी है। सर, आप तमाम मेहमानों को वेलकम कहते हैं। जस्टिस साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। ये जो नैब का किरदार इस वक्त देख रहे हैं, मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से खुसूसन क्विक रिलीफ मिल रहा है, जिस तरह का इंसाफ वो चाहते हैं वैसा ही इंसाफ मिल रहा है अदालतों की जानिब से, तो आप क्या समझ रहे हैं? क्या वाकई जो पाकिस्तान में इस वक्त कानून का जो मयार है खासा आपको दोहरा दिखाई दे रहा है या नहीं? नहीं, मेरी नज़र में दोहरा तो नहीं दिखाई दे रहा। मेरी नज़र में तो ये एक ऐसा एटीट्यूड है कोर्ट्स का कि वो ये चाहते हैं कि मामला सुधर जाए मुल्क के अंदर, और वो बिला वजह जबरदस्ती नहीं करना चाहते। अच्छा। और ना इंसाफी करना चाहते किसी के लिए। और मेरे ख्याल में उनका बड़ा सही फैसले हैं जो उन्होंने किए हैं। एक तो अपील तो बासूरत उनकी जो डिसमिस हुई थी उसको रिस्टोर करना तो लाजमी था जब उन्होंने सरेंडर कर दिया। अब उसके बाद उन्होंने उनको बेल वगैरह भी दे दी। अब एक जो जिस उम्र के वो हैं और जिस जो बीमारी वगैरह है उनको, उसके लिए अगर उनको जरूरत है उसकी तो वो ठीक है। अगर किसी को शक व शुबा है तो यकीनन एक मेडिकल बोर्ड भी कायम हो सकता है फैसला करने के लिए कि उनकी सेहत सही है कि नहीं है, और उसके लिए अगर उनको बेल दे दी जाती है तो उससे मेरे ख्याल में उसमें कोई मुदाखला नहीं है जबकि वो ट्रायल के लिए मौजूद होंगे। तो ये सब ठीक है, फैसिलिटेट किया जा रहा है मेरे ख्याल में इस वजह से, क्योंकि कोर्ट को भी अंदाजा है कि जो हालात हैं मुल्क में वो ऐसे हैं जिसमें बगैर किसी से नाइंसाफी किए हुए मुल्क के हालात को बेहतर। तो आपको जस्टिस साहब लगता है कि कोर्ट अंदाजों पे चलती है? आपको वाकई ऐसा लगता है? क्योंकि फिर अगर कानून का दोहरा म्यार जैसे आप कह रहे हैं कि नहीं है, तो ये फिर म्यार इमरान खान के लिए ऐसा क्यों नहीं है? उनके फैसले महफूज हो जाते हैं। देखिए, इमरान खान साहब को बहुत से प्रिविलेजेस मिलती रही हैं, हर एक को मिलती रही हैं। इमरान खान क्या, मैं तो 75 ईयर्स से देख रहा हूँ इस चीज को। लोगों को इस तरह की फैसिलिटीज मिलती रही हैं, लेकिन बस इवेंचुअली जो फाइनल चीज है वो ये कि बगैर किसी के साथ नाइंसाफी किए हुए मुल्क के हालात को ऐसी डायरेक्शन में लाया जाए ताकि मामला सही हो जाएं और
मुल्क सही तरीके से प्रोग्रेस करना शुरू तो करे। फिर अच्छा, उस लिहाज से आप कह रहे हैं ठीक है। अहमद अवैस साहब, आपने सारी गुफ्तगू सुनी, तो आपको लग रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब को अगर ऐसा रिलीफ मिलेगा तो मुल्क के हालात ठीक हो जाएंगे? दूसरी जानिब अगर खान साहब हैं, उनको भी ऐसा ही क्विक रिलीफ मिले तो शायद वाकई हालात ठीक हो जाएंगे क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि रिलीफ मिलने से हालात ठीक नहीं होंगे। हालात ठीक होंगे इंसाफ करने से, और इंसाफ के तकाजे तो तभी पूरी होंगे कि किसने क्या किया है और क्या केस सामने है उसके, जी, और उसमें किस तरह से किस मौके के ऊपर क्या रिलीफ मिलनी चाहिए और क्या रिलीफ नहीं मिलनी चाहिए। इंसाफ और कानून के तकाजे पूरे करने के लिए क्या क्या मुहर्रकात हैं जो बुरोकार लाने चाहिए, आइन क्या कहता है, कानून क्या कहता है, अगर नैब का मुतालिक केस है तो नैब का ऑर्डिनेंस क्या कहता है, और उनको ये सारी बातें देखने वाली होती हैं। असल में सबसे ज्यादा जिनको गालिबन गौर किया भी नहीं गया, और दानिस्ता तौर पे अदालत के एटीट्यूड से ऐसा महसूस होता है, और लोगों में ये तासुर है, इंतहाई ये तासुर और ये बड़ी तकलीफ दे बात है कि इंसाफ हो नहीं रहा, बल्कि ऐसा लगता है कि जज साहबान जो हैं वो किसी की इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं, और वो इंस्ट्रक्शन जिसकी फॉलो कर रहे हैं उनको ये बाकायदा उनको एतमाद में लिया हुआ है, और वो देख रहे हैं कि ये उनके मुताबिक आगे चल रहे हैं। कानून के तकाजे पूरे हों या ना हो, इंसाफ के तकाजे पूरे हो ना हो, लेकिन वो सेटिस्फाई हो जाए जिनको अच्छा, लेकिन अगर जब देखें ये खतरनाक सूरत हाल तो होती है, जाहिर बात है किसी भी सोसाइटी में जब आप एक यकतरफा किस्म का एहतसाब हमें नजर आता है, और अगर नैब के पास कुछ नहीं था, अगर वो कोई चीज साबित नहीं कर सके तो इतने अरसा केसेस क्यों बनाए गए, और उसके बाद इतना क्विक रिलीफ मिलना, इस पे भी सवालात उठते हैं। ये जो बात अभी कर रहे हैं अहमद अवैस साहब, यासीन आजाद साहब, आप भी सारी गुफ्तगू सुन रहे हैं, तो मियां नवाज शरीफ साहब एक तो पाकिस्तान आते हैं, आने से पहले हिफाजती जमानत भी मिल जाती है, उसके बाद कहा जाता है 24 तारीख को जाएंगे, फिर कहा जाता है जी 2 दिन वो मरी में गुजारेंगे, 26 को फिर अदालत के सामने पेश होंगे। सब कुछ वैसा ही हुआ जैसे कि शेड्यूल दिया गया है। तो आपको लग रहा है क्या वाकई अदालतों की जानिब से खास सहूलतकारी दी गई है मियां साहब के लिए? देखें, 3.5 साल के दौर में जो कुछ पाकिस्तान के लोगों के साथ हुआ, इस तरह के लोगों के खिलाफ केस बनाए गए और 20-20, 22-22 महीने उनको जेलों में रखा गया, उसका तो कोई जिक्र करने के लिए तैयार नहीं है। दिन हम लोग कहाँ थे जिस दिन एक अक्यूज को आपने मर्सिडीज गाड़ी में बैठाया, गेट से लेके आए, जजिस गेट में माजी में उस वक्त के 2 प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी को और परवेज अशरफ को के खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग हो रही थी, तो कभी भी गेट के अंदर नहीं जाने दिया गया। इस गेट से आप अंदर लेके गए, फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो रोल उस दिन प्ले किया, और उसके क्या हुआ कि आपकी मर्जी के मुताबिक आपको रेस्ट हुआ, रात के खाने का तमाम बंदोबस्त हुआ। उस वक्त हमने कोई इतराज नहीं किया, बड़ी खामोशी से हमने तमाशा देखा। रह गया मियां साहब का, तो उसके चाहता हूँ बैसियत कानून के तालिब इल्म के कि मियां साहब जो हाई कोर्ट पेंडिंग, उनमें से आपको पता है जब केस चला तो मैडम मरीम नवाज को बरी कर दिया गया था और सफदर साहब को बरी किया गया था। उस केस में जो एविडेंस है वो वही एविडेंस है जो मरीम नवाज के खिलाफ थी या नवाज शरीफ साहब के खिलाफ थी। अब वो अपीलेट मियां साहब यहाँ थे नहीं, लेकिन अनवर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस बात का ऑर्डर किया था कि जब मियां साहब पाकिस्तान आएंगे तो वो अपनी अपीलें बहाल कराने की दरख्वास्त दे सकते हैं। तो खाली उनकी एप्लीकेशनों को इंटरटेन कर अपीलों को बहाल किया, ये बड़ा रिलीफ है जिसका हमने शोर मचाया हुआ है। नहीं ठीक, आप जो सही आप बात बिल्कुल आगे ठीक कर रहे हैं, लेकिन मैं सर नैब के किरदार पे भी बात कर रही हूँ। नैब क्योंकि अगर पकड़ धकड़ करता है, पहले केसेस बनाता है, फिर बाद में कहता है, जो नैब प्रोसिक्यूटर से अदालत पूछती है तो वो कहते हैं हमें कोई एतराज नहीं, हम तो अपील भी कर सकते हैं, आप नैब अपनी तरफ से जो कुछ करती है फिर आप वो भी आपके सामने है। देखें, जहाँ तक नैब तकलीफ तो नहीं होल्ड कर रहा, लेकिन मैं एक बात बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में कह देना चाहता हूँ कि नैब ने जब जाके कंप्लेंट दी तो उन अपीलों में दी जो फाइनल आर्गूमेंट के लिए लगी हुई हैं। फाइनल आर्गूमेंट इन अपीलों की बहाली के बाद जब के अंदर डिबेट होगी, डेट फिक्स होगी,
फाइनल आर्गुमेंट होंगे तो तब नेब का रोल सामने आएगा। बेल की हद तक आपको पता है, जब अतरुल मंडला साहब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे तो एक उन्होंने सेंटेंस को सस्पेंड किया था। जब सेंटेंस को सस्पेंड किया गया तो उस जमाने में उनकी बेल भी हुई। होता है कि नेब ने खाली बेल की हद तक बात की कि अपीलों को बहाल कर दिया जाए, हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन उस दिन भी सर जब जिस दिन बेल भी मिलनी थी उस दिन भी तो वो मौजूद थे वहां पे और खास सहूलत दे रहे थे बायोमेट्रिक के लिए भी, ये सब कुछ जो कुछ हुआ। वही कह रहा हूँ कि उसी नेब के प्रोसिक्यूटर से ये पूछा गया कि चलेगा तो आपका क्या रोल होगा, तो उन्होंने कहा चूंकि ये सजा है इन केसों में तो हम मेरिट्स में इनको प्रोसीड करेंगे। तो मेरे ख्याल में प्रोटेक्टिव बेल लेना या उनकी अपीलों को बात करना जिसके मतलब हम कहते हैं कि इंसाफ का कत्ल हो गया, मैं बिल्कुल अहमद हफीज साहब मेरे भाई हैं, मैं उनका इंतहाई एहतराम करता हूँ। उनके दौर में क्या कुछ उतारा वक्त तो नजर नहीं आई है, तो मेरे इनका काम था रूटीन के काम में अगर उनको कोई अभी प्रोटेक्टिव बेल का चले ये खास सहूलत भी सबको मिलनी चाहिए। मैं तो सबकी बात करूंगी, फिर सारे सियासतदानों के साथ एक रवैया रखा जाए। बैरिस्टर आमिर हसन साहब आपसे भी बात करते हैं। जरदारी साहब के भी केसेस खुल गए, उन्होंने अभी रिसेंटली खराबी सेहत की बुनियाद पे उन्होंने कहा कि वो पेश नहीं हो सकते। यूसुफ रजा गिलानी पेश हुए, तो मैं ये पूछना चाहूंगी फिर आपके कायदीन को भी यही सहूलत और इसी तरह का जो तरीका कार है अदालतों की जानिब से क्विक इंसाफ मिल रहा है, रिलीफ मिल रहा है, वो आपकी जमात को हासिल है इस वक्त? देखिए, मेरे कायदीन को ना तो रिलीफ की ऐसे की ज़रूरत है जिसमें नज़र आए कि हम किसी के नज़र करम के ज़रिए इंसाफ हासिल करना चाहते हैं, लेकिन हम बिल्कुल पाकिस्तान के आइन और कानून के तहत इंसाफ के मुतकाजी हैं। आसमा साहबा, ना हम कभी लाडले रहे हैं, ना हमारा लाडला बनने का शौक है। अभी तो अनोखे लाडले हो गए ना सर आमिर हसन साहब, अभी तो बहुत सारे अनोखे लाडले हो गए। जी, वो लाडले थे ना, वो तो ऑर्डर पे बनाए गए लाडले थे मियाँ साहब। मियाँ साहब आज लाडले तो नहीं हुए, मियाँ साहब तो 80 की दहाई से लाडले चले आ रहे हैं। फिर एक सरे राह एक लाडला और बनाया गया था। तो जब मियाँ साहब के केसेस जल्दी जल्दी चल रहे थे और उन्हें प्रोटोकॉल नहीं दिया जा रहा था, तो तब दूसरे लाडले को रिलीफ मिल रहा था, उसके खिलाफ वो कोई दंगा फसाद भी करता था तो कोई केस नहीं चलता था। आजकल अब मियाँ साहब को रिलीफ देने का जमाना है और दूसरे के रिलीफ का जमाना नहीं है। हम तो अपनी उसी तरह पे, हम तो अवाम की तरह केसेस में पेश होते हैं। ये पाकिस्तान की तारीख में वाहिद चीज है कि आइन देने वाले को, जिसने पाकिस्तान को आइन दिया और पाकिस्तान को एटमी प्रोग्राम दिया, पाकिस्तान की रियासत ने उसे फांसी दी और कहते सारे हैं कि जुडिशियल मर्डर है, लेकिन उसके लिए रिलीफ कोई नहीं मांगता और ना रिलीफ देता है कोई इदारा। उसके बाद वो जिसने 30 साल तक मुल्क में जमहूरियत के लिए और आइन की बालादस्ती के लिए जद्दोजहद की, बेनजीर भुट्टो शहीद, वो आज तक अपने कातिलों को कटहरे में लाने के मुतकाजी है, उसका केस है, उसके बारे में कोई नहीं सोचता। तीसरा, वो सदर जिसने पाकिस्तान खपे कह के पाकिस्तान को बचाया, उसे 14 साल बेगुनाह जेलों के अंदर रखा गया। हमें क्या रिलीफ हमें क्या रिलीफ दे सकती हैं अब ये अदालतें? क्या जुल्फिकार अली भुट्टो वापस आ जाएगा? बेनजीर भुट्टो को क्या इंसाफ देंगी? क्या असफ जरदारी को इंसाफ देंगी? दीजिए आप इंसाफ जनाब, इन्हें दीजिए जो 1 साल से ज्यादा जेल में नहीं गुजार सकते, जिनके लिए आपकी डीलें तैयार होती हैं, जिनके लिए हमें नहीं समझ आता कि अदालतें कानून और आइन के तहत काम क्यों नहीं करती, किसी के इशारा अबरू पे का क्यों करती हैं। कभी कोई लाडला हो तो अदालतों को भी समझ आ जाती है आजकल इनसे क्या सलूक करना। वो नून लीग वालों से अगर बात करें, मुस्लिम लीग नून से, तो वो कहते हैं अदालतें या फैसले कर रही हैं तो वो अपने फैसलों का अजाला कर रहे हैं, जो कुछ माजी में उनके साथ ज्यादतियां हुई, वो तो कह रहे हैं अदालतें अजाला कर रही हैं। देखिए आसमा साहब, अजाला ऐसे नहीं होगा, मिसाके जमहूरियत को रुसवा ना करे। मैं समझता हूँ मिसाके जमहूरियत के तहत फैसले करे, आइए ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाए, केसेस लेके आए, जिनके केसेस गलत बने हैं उन्हें माफी दें, लेकिन एक दफा अंडर हैंड डील ना करें पॉलिटिकल पार्टीज। आइए सरेआम डील करते हैं, सरेआम अपनी गलतियां माने। आज सुप्रीम कोर्ट भी मान रहा है चीफ जस्टिस की जुबान से कि ब्लंडर्स हुए हैं, अब आर्मी भी मान रही है कि हमें ए पॉलिटिकल रहना चाहिए था, ब्लंडर्स हुए हैं, सियासतदान भी मान रहे हैं ब्लंडर्स हुए हैं। तो आइए बैठे तो डील करें अवाम के लिए, अपने अपने सियासी मुफादात के लिए डील ना करें, मजीद बेवकार ना हो। अहमद हफीज साहब, क्या वाकई जो मियां साहब को मुकदमात में रिलीफ मिला या ढील दी गई है, और पहले डील की हम बातें सुनते थे, तो ये जो डील का कुछ किस्सा कहानी बता सकते हैं? क्योंकि चेयरमैन पीटीआई भी ये कहते रहे कि लंदन प्लान का हिस्सा है ये जो कुछ अभी हो रहा है इस वक्त।
जी हाँ, ये देखिए ना, आप में एक तरफ तो जब उनका केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था तो जो एक इन्वेस्टिगेटिंग वो जो टीम बनी थी और बाकायदा तौर पे पूरे जितने भी उनके खिलाफ इल्जामात लगाए गए थे और जितने भी वो प्रॉपर्टी से मुतल्लका थे कि अपनी इस्तात से बहुत बढ़ के उन्होंने जो है वो वेल्थ एक्वायर की है, प्रॉपर्टीज उनकी बनी थी, उनके सारे सबूत थे। और ये सबूत किसने प्रोवाइड किए थे? ये ऑन रिकॉर्ड है। ये सारे के सारे सबूत जो हैं ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के पास रिकॉर्डेड थे और वहां से सप्लाई किए गए थे, तमाम के तमाम। और ये नहीं है कि कोई इल्जाम नहीं था फौज डॉक्यूमेंट का, बिल्कुल जेन्युइन डॉक्यूमेंट सब के सब। ठीक। तो वो आज किस तरह से वो सारे सबूत जो हैं उनको आप भूल जाएं और उनकी प्रॉपर्टी जो आज भी मौजूद है, जहां आज भी वहां से वो निकलते और आते और जाते आपको नजर आए हैं, वो यूके के अंदर, लंदन के अंदर, और उसके बावजूद आप वो जो है वो उनको सर निगरान हुकूमत ने भी तो यहाँ सजा पहले मुअत्तल कर दी, तो क्या निगरान हुकूमत के पास भी ऐसा इख्तियार है? ये दोहरा किरदार जो है ये कौमों को भी तबाह कर देता है और ये निजाम को भी तबाह कर छोड़ता है। हमें सोचना पड़ेगा कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक। आज मियां साहब के ऊपर ये इतनी जो है वो इतनी मेहरबानियां जो है वो क्यों हो रही है? इसलिए कि किसी तरीके से अनइवन एक जो सिचुएशन क्रिएट की गई है, तो इम्प्रेशन जो आवाम के दिलों में एक पॉलिटिकल पॉपुलर लीडर जो घर कर गया है उसको डिस्पेल करने के लिए ये इनको वहां से लाकर तैयार किया जा रहा है, जिसको सिर्फ तक रखेंगे और उसके बाद ये शहबाज शरीफ साहब जो है वो आके। लेकिन अहमद अवैस साहब, निगरान हुकूमत को कोई ऐसा इख्तियार है, ऐसी अथॉरिटी है कि वो सजा मुअत्तल कर सके? क्योंकि माजी में उस्मान बुज़दार साहब ने, जब मियां साहब ने जाना था, सजा मुअत्तल हुई थी उस वक्त, तो निगरान के पास कोई ऐसा इख्तियार होता है? नहीं है, बिल्कुल भी। निगरान के पास तो आप इख्तियारात की बात अगर करें तो आप तो हैरान रह जाएंगी कि निगरान के पास क्या ये इख्तियार हासिल है कि वो सरकारी जहाज लेके वो न्यूयॉर्क अपने फैमिली को सैर कराने के लिए ले जाए और वहां से फिर वो यूके सैर कराने ले जाए और वहां से पेरिस में सैर कराने के लिए आईफिल टावर की सैर कराए और उसके बाद वो उमरा कराने ले जाए और सारा सरकारी ये अखराजात जो है। तो ये पैसा जो है अगर मुहज़्ज़ब दौर होगा, अगर सरकारी खजाने में से ये पैसा निकला है और सिविलाइज जहाँ पे रूल ऑफ लॉ का सही तरीके से आइन की हुक्मरानी होगी, तो एक दमड़ी एक पैसा जो उन्होंने ऐसे खर्च किया है वो उनके पर्सनल एक्सचेकर से निकाला जाएगा, उनके फंड से निकाल के और वो सरकारी खजाने में जमा कराया जाएगा। सही। यासीन आजाद साहब, जी जी बिल्कुल, ये जो अभी सारी बातें हो रही हैं, एक तो आइन और कानून के मयार के बारे में बात हो रही है, क्विक रिलीफ जैसे मिलता है। आप मियां नवाज शरीफ साहब के साथ तशरीफ भी लेकर आए, तो आपने क्या देखा? क्या मियां नवाज शरीफ साहब को बाकायदा वाकई कोई ऐसी डील हो गई या ऐसी कोई गारंटी दे दी गई? क्योंकि ऐसा प्रोटोकॉल जो कुछ चीजें इस वक्त सामने लग रही हैं, ये चीज तो पक्की है कि चौथी बार उन्हीं को ही वजीर आजम बनवाया जा रहा है। आप क्या कहेंगे इस पे? देखें, जहां तक प्रोटोकॉल का ताल्लुक है, अब इनसे पूछें कि दुबई की हुकूमत ने आपको प्रोटोकॉल क्यों दिया, तो आप कहेंगे कि दुबई की गवर्नमेंट ने बड़ा जुल्म किया कि उनको प्रोटोकॉल दिया। सऊदी अरब ने प्रोटोकॉल दिया, क्यों दिया? ये तो आप सऊदी अरब से जाके पूछेंगे उन्होंने प्रोटोकॉल क्यों दिया। जहाज में मैं आया हूँ, उस जहाज में कारोबारी लोग भी थे और जो आपके रिपोर्टर हजरात जो थे, जी जी, और तकरीबन 200 के लगभग आदमी उसमें सफर कर रहा था। मुझे तो जब हम इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे उतरे, मुझे कोई ऐसा प्रोटोकॉल नहीं आया जिससे ये कि जी बहुत कुछ हो गया। तो ये पैदा होता है कि 15 महीने पीडीएम की हुकूमत रही और तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो थी पीडीएम की एक थी, एक मैंने इत्तेफाक राय था। अब चूंकि दौर आ गया, इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे इस बहस में मैं नहीं पढ़ता, लेकिन पार्टी अपने इमेज को बहाल करने के लिए अपने बात करती है, वो उनका हमको बात करनी चाहिए। सवाल ये पैदा होता है कि सिर्फ फिर वही सवाल पैदा होता है कि जिस रिलीफ की आप बात करते हैं, मैं भी सुप्रीम कोर्ट का एक सीनियर वकील हूँ, मुझे नहीं समझ में आता कि अभी तक मियां साहब को जो कुछ मिला है वो कौन सा बड़ा रिलीफ मिल गया? क्या केस में बरी होके वो घर आ गए? उनकी इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चलनी है, अच्छा, होनी है, आर्गूमेंट होने हैं।
तो कल अगर चूंकि उसी, जिस तरह मैंने शुरू में कहा था कि उसी एविडेंस की बना पर मोहतरमा मरियम नवाज को बरी कर दिया गया, वही एविडेंस है। कल अगर इस्लामाबाद हाईकोर्ट बरी कर देता है उनको ऑन द बेसिस एविडेंस, तो आप कहेंगे जी बहुत बड़ा जुल्म हो गया, उनको बरी किया। ये तरीका गलत है, हमें ये तरीका को अडॉप्ट नहीं करना चाहिए। अगर हम कानून और आइन की बात करते हैं तो फिर कानून और आइन के मुताबिक ये है कि जो हमारे अदालतें हैं, अभी आपने देखा इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 40 केसों में बेल दी इमरान खान साहब को, और 40 केसेस के मतलब उन्होंने ये कहा कि आप मजीद सर 189 केसेस भी तो पाकिस्तान में सर किसी पे नहीं बने ना अभी तक, ये भी फिर आप देखें। और मर्डर क्वेटा में होता है तो FIR लाहौर में हो जाती है, इस्लामाबाद में। हम ओवरऑल सर तरीकाकार की बात कर रहे हैं, क्योंकि मियां साहब 4 हफ्तों की छुट्टी पे गए थे और 4 साल बाद तशरीफ लाए, उनको इश्तिहारी भी अदालत ने करार दे दिया, तो इसलिए ज्यादा सवालात इस वक्त उठ रहे हैं कि जी सर जी फरमाइएगा। मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ कि जो आप कहते हैं कि मियां साहब पाकिस्तान से भाग के गए थे या उस वक्त की हुकूमत और अदलिया ने उनको जाने की इजाजत दी? अगर वो भाग के गए हों, छुप के गए हों, तो तब वो एब्सकॉन्डर की डेफिनेशन में आए। उनको तो उस वक्त ही PTI की हुकूमत में शौकत खानम का सबसे बड़ा डॉक्टर उस बोर्ड के अंदर मौजूद था। रफेल जो थी वो PTI की थी, वो मौजूद थी, पूरा बोर्ड बैठा। तो अगर उस बोर्ड ने गलत रिपोर्ट दी तो इमरान खान साहब ने दौरे हुकूमत में उस बोर्ड के मेंबरान के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की। ठीक। अब सवाल, जब बोर्ड इजाजत दे रहा है आपको जाने का और वो पाकिस्तान से बाहर चले गए, तो आप उसको एब्सकॉन्डर नहीं कह सकते। अच्छा, ये तो अदालतों ने कहा ना सर, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो वहां जाते हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, दूसरे ममालिक में जा रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, सैर सपाटा कर रहे हैं, तो पाकिस्तान क्यों नहीं तशरीफ लाते? ये तो अदालतों ने उस वक्त सवाल किया और भगोड़ा इसीलिए उनको। लेकिन जाने की इजाजत भी तो हुकूमत ने दी। ठीक है सर, वो भी बातें आई। बैरिस्टर साहब, आप भी सारी गुफ्तगू सुन रहे हैं, क्योंकि रिकॉर्ड पे है ख्वाजा आसिफ साहब ने माना कि उस वक्त जनरल बाजवा ने मियां साहब को बाहर भिजवाने में मेन किरदार उनका था, उसके बाद उनको इक्तदार में लाने की ऑफर भी की गई। ये चीजें सारी रिकॉर्ड पे हैं, जो कुछ पाकिस्तान में होता रहा। अभी हम बात करें सहूलत कारी की और जिस तरह से रिलीफ मिल रहा है, आपको लग रहा है डील पक्की हो गई है, वाकई मियां साहब वजीर आजम बनने जा रहे हैं चौथी बार? मेरे नजदीक कोई डील नहीं है। अच्छा, आप नहीं है, वो बैरिस्टर साहब जरूर जवाब दें। कोई डील नहीं है। मेरी टर्न जी बैरिस्टर साहब, अब मुझे मौका दे दें बात करने में। जी फरमाएं। अगर मेरा मौका है, मैंने सबको सुना है। बात की है जी, एक होता है डील होना, परसेप्शन अगर ये डील की बार बार आ रही है। आसमा साहब, जब मैं सबको सुनता हूँ, मेरी टर्न आती है, कोई सुनता ही नहीं है, मैं सेकंड टाइम। यासीन आजाद साहब, वो बैरिस्टर साहब कुछ कह रहे हैं, बिल्कुल आप जरूर जी बताएंगे। जी फरमाएं। जी, पहली बात ये है कि परसेप्शन हर तरफ है और परसेप्शन ही स्ट्रांग है। मैं समझता हूँ ये डील के मामले में मैं आ जाता हूँ अभी। आप आजाद तजिया निगार हैं, आपको क्या नजर आ रहा है? अगर किसी के साथ, किसी कॉन्विक्ट के साथ ये सलूक हुआ है, जैसे भी फरमा रहे थे यासिन साहब कि भाई वो तो गए थे, भगोड़े नहीं थे, इजाजत से बिल्कुल गए थे, इजाजत से इलाज करवाने के लिए 4 हफ्ते के लिए। 4 हफ्ते 4 साल में बदले और उसमें वो एब्सकॉन्डर हुए, उसी में उन्हें भगोड़ा डिक्लेयर किया अदालतों ने। अच्छा, अगर उनके यही VIP ट्रीटमेंट होना था मियां साहब के साथ, तो मियां साहब 3 साल पहले भी वापस आ जाते, 2 साल पहले वापस आ जाते, अपने भाई की हुकूमत में आ जाते। इसका मतलब है कि वो किसी डील के मुंतज़िर थे कि जब आके उन्हें बिल्कुल एक दिन भी कोई कानून किसी कॉन्विक्ट को बाहर से, जिसे एब्सकॉन्डर भी कह दिया हो, एकदम से ऐसा रिलीफ देता ही नहीं है। एक तो पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसा कॉन्विक्ट नहीं है जिसे इजाजत दी गई हो इलाज कराने के लिए बैरून मुल्क जाए, और कोई ऐसा कॉन्विक्ट नहीं है कि जिससे राहदारी जमानत मिली हो और जिसे बगैर जेल में जाए धड़ाधड़ रिलीफ मिल रहा हो। मैं समझता हूं कि अगर मुजरिमों के साथ यही सलूक होना है तो फिर बहुत से मुजरिम है, सबके साथ ये। क्या आज तक किसी निगरान हुकूमत ने किसी और की भी सजा मुअत्तल की है? मुझे कोई एक बता दे मुजरिम जिसकी सजा मुअत्तल की हो। अच्छा, अभी भी किसी को उस कानून के तहत की है जिसमें आम आदमी मुजरिमान जो होते हैं, चोर डाकू होते हैं, उसके तहत वो सजा मुअत्तल की है, लेकिन वो किसी को की तो नहीं है ना। बात तो ये है कि क्या वो कोई प्रेसिडेंट और भी पेश किया जा सकता है कि की है? मेरा सवाल ये है कि मियां साहब मुल्क के वजीर आजम रहे हैं, मियां साहब एक पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह हैं, मियां साहब रिलीफ मांग रहे हैं कि मैं बीमार हूं, मुझे रिलीफ दिया जाए। अच्छा, आप बीमार हैं, अदालतों से आप रिलीफ लें, हम आपके रिलीफ के हक में हैं। हम तो कभी भी अपने किसी सियासी मुखालिफ को, दोस्त को जेल में नहीं देखना चाहते, ना हमने रखा है ना हम रखना चाहते हैं।
लेकिन सवाल ये है कि क्या बीमार शख्स है जो अदालतों से रिलीफ ले रहा है, उसका सियासी बयानिया उम्मीदें पाकिस्तान का कैसे बन गया? पहले PMLN के दोस्त फैसला करें कि मियां साहब बीमार हैं कि उम्मीद है। अगर कोई शख्स बीमार है 78 साल की उम्र में और वो शदीद बीमारी की हालत में हर वक्त डॉक्टर उसके पास रहता है, तो वो पाकिस्तान की उम्मीद कैसे बन के कोई त्यारा चार्टर करवा के उम्मीदें पाकिस्तान बन के आ रहा है? दूसरी बात यह है कि अगर सियासी जमातों के सरबराहों ने किसी और से डील करके अदालतों को रुसवा करके इसी तरह अपने मुकदमात खत्म करने हैं, तो फिर सियासी जद्दोजहद की क्या जरूरत है? बिल्कुल। फिर सियासत की क्या जरूरत है? फिर वोट को इज्जत दो की क्या बात है? वो तो पीछे हो गया ना बयानिया। बालादस्ती की क्या बात है? बात सिर्फ ये है कि खुदा के लिए आइए मैं फिर कह रहा हूं कि इज्जत के साथ ये मामला करें। मुकदमात गलत बने हैं तो बैठिए, सारे बैठे और उन्हें खत्म करें, लेकिन ये ना करें कि आज आप अगर इस तरह आज देखें ना, आज मियां साहब किसी सियासी कुव्वत के साथ आंखें नहीं मिला रहे, किसी के साथ, इवन मौलाना फजलुर रहमान के साथ नहीं बैठ, बिल्कुल वो भी डिस्टेंस और मियां साहब इलेक्शन का मुतालबा ही नहीं कर रहे हैं, मियां साहब सियासी स्टेटमेंट ही नहीं दे रहे हैं, मियां साहब ये बात ही नहीं कर रहे हैं कि निगरान हुकूमतें कैसे आगे जा सकती हैं। आजकल मियां साहब सिर्फ सर झुका के जो बात आ रही है, देखिए ना मियां साहब ने बयानिया ही बदल दिया। पहले तो वो नाम ले लेके बताते थे, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं इंतकाम कौमी मुजरिम है, बिल्कुल सजा होनी चाहिए, एहतसाब होना चाहिए। पाकिस्तान का कोई कॉन्विक्ट बताए जो आए यहाँ पे, जो इश्तिहारी हो और अदालतों ने अभी उसे खत्म ना किया हो, और वो आए और उसे SSP और DIG सल्यूट करते हो, मीनारे पाकिस्तान पे सरकारी बसों में उसका जलसा सजाया जाता हो, फिर सब कुछ तय है, इसका मतलब सब कुछ तय है, PTV पे उसकी तकरीर चलती हो। मुझे बताएं तो सही, इस मुजरिम की तकरीर PTV पे चल सकती है? बिल्कुल, उससे पहले मना किया गया था, पैमरा से पहले ऑर्डर्स आए थे कुछ अरसा पहले, आपको याद होगा कि मियां नवाज शरीफ की आप तकरीर नहीं चला सकते थे, जिस तरह हम चेयरमैन PTI की तकरीर नहीं चला सकते, उनका नाम नहीं ले सकते। यही आसमान साहब, अगर मियां साहब इजाजत लेते अदालतों से, इजाजत लेते पार्लियामान से, और अपनी पार्लियामान और सियासी ताकत से ये हक हासिल करते कि उनकी तकरीर सुनाई जाती, उन्हें गिरफ्तार, तो फिर बात और होती। लेकिन जब आप किसी के इशारों पे आते हैं, यही मियां साहब पे जब इशारा नहीं था तो त्यारा वापस चला गया था, जब इशारा है तो फिर त्यारे के अंदर हाईकोर्ट का हमला आया है, फिंगरप्रिंट्स लिए हैं। अब ये कोई बच्चा तो नहीं है कि आप ये कबूलियत की निशानी है, यही तो कबूलियत की निशानी है। मैं मेरे पास वक्त की कमी, अहमद अवैस सब आखिरी बात करेंगे। ये जो सारी निशानियां बता रहे हैं तो ये तो कबूलियत की निशानियां हुई ना। देखिए ये अल्टीमेट निशानियां हैं कि किसी एक को के खिलाफ एडवर्स एक सिचुएशन क्रिएट की जा रही है और किसी को नाजायज तौर के ऊपर उसको उभार के उसको एक हीरो बनाया जा रहा है, लेकिन एक विलन जो है वो हीरो नहीं बन सकता, कुछ कर ले। एक नेरो जो है वो उसको हीरो नहीं बन सकते। जो कुछ मियां साहब ने किया हुआ, इस गरीब कौम को जैसे लूटा हुआ है, मुल्क गरीब हो गया, मियां साहब और उनके भाई अमीर हो गए, तो इसलिए ये बातें होंगी, ऐसी नहीं होगा वही जो अल्लाह चाहेगा और वो इंसाफ जो है जो उससे, और उसमें सूरत हाल जो सामने आने वाली है। आप देखिएगा कि तमाम पाबंदियों के बावजूद भी जो लोग जो हैं वो अपनी उस पॉपुलैरिटी के साथ बाहर भी निकल आएंगे और वो इमरान खान की जो है वो इलेक्शन में फुल पार्टिसिपेशन भी होगी। चले, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद अवैस साहब, यासीन आज़ाद साहब, वक्त की कमी है, आपका भी बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन करेंगे जनाब अब्दुल कादिर मंदुखेल साहब, सीनियर रहनुमाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के, खलील ताहिर सिंधु साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, सीनियर रहनुमाई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। दोनों मेहमानों को वेलकम कहते हैं। मंदुखेल साहब, आपको लग रहा है ये लेवल प्लेइंग फील्ड की बड़ी शिकायत आई, मियाँ साहब के जो केसेस थे वो खास रिलीफ भी मिला, खास सहूलतकारी भी हमने देखी, तो आपको लग रहा है कोई ये मैच फिक्स तो नहीं हो गया, इलेक्शंस होंगे वक्त पे या नहीं? अब आसमा साहब, मैच फिक्स, लेवल प्लेइंग फील्ड, ये बातें सारी छोटी पड़। मुझे 30 साल हो गए सुप्रीम कोर्ट तक वकालत करते हुए, मुझे शर्म आ रही है कि मैं वकील क्यों बना। और दूसरे लिहाज से कहता हूँ अच्छा है बन गया, मुझे बहुत सारे करतूतों का पता तो चल गया कानूनी तरीके से। आपकी पाकिस्तान की 75 साल तारीख में ऐसी आपको प्रोसीडिंग्स, ऐसी इश्तिहारी मुलजमान की जमानतें, ऐसी इश्तिहारी मुलजमान को DIG सलूट, ऐसे इश्तिहारी मुलजमान को प्रोटोकॉल आपको तारीख में कभी मिली 75 साल में, ना आइंदा मिलेगी भी नहीं। तो क्या है, ये मजाक नहीं हो रहा है पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम। मैं ये कहता हूँ कि मैं अपने लिए शर्म महसूस करूँ, मैं उस सिस्टम का हिस्सा एज ए वकील में हूँ, और जो कि 139 नंबर पे दुनिया में, इससे ज्यादा बेशर्मी क्या हो सकती है?
तो अभी ये जो खास सहूलतकारी जो दी गई है, और बिल्कुल आप वकील भी हैं और आप सारी चीज़ों को बेहतर जानते हैं और समझते हैं, तो आपको लग रहा है कोई खास बंदोबस्त कर दिया गया है इलेक्शन से पहले और उसके मुताबिक ही बाद में चला जाएगा? देखिए, अगर इलेक्शन वक्त पे नहीं हुआ इस सूरत में तो फिर रह क्या गया? अभी तो वज़ीर-ए-आज़म भी मुंतखब हो गया। आसमा साहिबा, आप किस जान में रहती हो? तो वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो गया और नवाज शरीफ साहब ने लंदन आने से पहले उन्होंने कहा मैं लिख के देता हूँ। आप मुझे बताओ कि आप लिख के दे सकती है कि जिस चैनल में आप काम करें कल भी इसी चैनल पे आप होंगी? बिल्कुल, आप मैं लिख के दे सकता हूँ? बिल्कुल। तो आप मुझे बताओ, एक शख्स के मैं लिख के देता हूँ तो फिर इलेक्शन कराने में इतना देर क्यों लगा रहे हो? आप ऑर्डिनेंस जारी कर दे कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, क्या खत्म, इलेक्शन कराने की जरूरत नहीं है। ये सारा ड्रामा, ये सारे दुनिया जहान में पाकिस्तान की जुडिशल सिस्टम को बरहना करके ये क्या मजाक है? ठीक, ये सिंधु साहब, जी बिल्कुल, सिंधु साहब आप सारी गुफ्तगू सुन रहे हैं। इससे पहले भी हम ब्रेक पे जाने से पहले भी हमारी यही यहाँ पे गुफ्तगू चल रही थी कि मियां साहब ने इलेक्शन का मुतालबा अपनी तकरीर में नहीं किया। उन्होंने अपने कारनामे गिनवाए, पाकिस्तान आ गए, उसके बाद जो रिलीफ उनको मिल रहा है उस पर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। तो आपको लग नहीं रहा जमहूरी पार्टियों के लिए, सियासी पार्टियों के लिए, क्योंकि पीपल्स पार्टी आपके साथ इक़्तिदार में रही, मौलाना फजल रहमान, वो भी खास कुछ खिंचे दिखाई दे रहे हैं, तो सियासी जमातें जो आपके साथ थी कुछ अब नाराज दिखाई दे रही हैं, जो आपके लिए खास एक वक्त तरीकाकार इस वक्त इस्तेमाल किया गया है? जी आसमा, बहुत शुक्रिया। आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर मल्लुक साहब। मैं भी 96 से एडवोकेट हूं। जी बिल्कुल। कोई खास किस्म का रिलीफ नहीं दिया गया। जो हमने तफसील की थी उसमें मैं मल्लुक साहब को, हमारे सीनियर हैं, लेकिन काफी देर होगी हमें भी इसी दस्त की स्याही में, उसमें हमने 5 रूलिंग जो सुप्रीम कोर्ट की फुल जजमेंट की दी है कि जब एब्सेंशिया ट्रायल होता है या एब्सेंशिया में अपील में सजा होती है तो जब भी बंदा आता है वापस पेश होता है तो वो सरेंडर करता है और उसके बाद जो है वो उसको दोबारा अपीलें जो है वो रीइंस्टेट होती है। ये तो अंदर का खौफ है, मुझे नहीं पता। लेकिन वो सरेंडर करते करते सर 4 साल लगा दिए ना, इस पे भी ऑब्जेक्शन जरा हो रहा है ज्यादा। उसका भी एक जो कल अगर मैं मौजूद था वहां पे हाई कोर्ट में तीसरी डेट पे भी एक रिकॉर्ड जमा कराया गया जो बाकर नजवी साहब की अदालत के नीचे जमा कराया जाता रहा। उनकी मेडिकल रिपोर्ट था वो वहां पे भी जमा कराया गया और दोनों जजेस ने। मैं तो कोई कंटेम्प्ट समाप्त नहीं करूंगा, ना मैं इस बात पे बिलीव करता हूँ कि मैं अदालतों के बारे में कोई ऐसी बात करूँ एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ। लेकिन इलेक्शन होंगे, जनवरी में होंगे, फेयर एंड फ्री होंगे। 2018 तक नहीं वाले नहीं होंगे कि 12 बजे तक 2 बजे तक फेयर हो और उसके बाद फ्री हो जाए। नहीं, इलेक्शन बिल्कुल सही होंगे और आप देखेंगे जिसको भी वहां चुनेंगे। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि मियां नवाज शरीफ की मकबूलियत से बहुत सारे लोग खाइफ हैं। वो खुशहाली के पैगंबर आप पाकिस्तान के, सबको पता है। जब वो आते हैं उनको तो 4 दफा इलेक्शन ही नहीं लड़ने दिया गया। 8 दफा कभी जलावतन, कभी अंदर, और 2017 में कभी गवर्नमेंट बाहर। तो अगर वही है 2017 में जिस तरह से उनको निकाला गया, फिर बाहर 10 साल के लिए, तो फिर ये भी बता दें सिद्धू साहब, हमेशा उनके साथ ही ऐसे क्यों होता है? उनको ही क्यों निकाला जाता है? उनको इलेक्शन से बाहर क्यों किया जाता है? ऐसा क्या हो जाता है उनका, यहाँ पे मामलात क्यों खराब हो जाते हैं? ऐसे क्या हो जाता है? जी बहुत सारे इसमें बहुत सारे लोग इस्तेमाल होते हैं इंटरनेशनल कोर्टों के, और बहुत सारे लोग जो है उनको जो परपिट्रेटर्स और पीछे होते हैं उनके। इस वजह से आप देखिए जब भी मियां नवाज शरीफ आया मुल्क में खुशहाली आई है, मुल्क में मोटरवेज बनी है, मुल्क में बिजली की लोड शेडिंग जो ये छोड़ के गए थे वो खत्म हुई है, मुल्क में दहशत गर्दी खत्म की गई। मियां नवाज शरीफ अपने वतन से मुहब्बे वतन है। इलेक्शन होंगे 28 जनवरी को, मैं डेट भी आपको दे रहा हूँ 100%। अच्छा, आप डेट दे रहे हैं 28 जनवरी? एक सेकंड, आप 28 जनवरी की डेट दे रहे हैं? ये इलेक्शन कमीशन ने अभी तक डेट नहीं दी, आप कैसे ये डेट दे रहे हैं सिंधु साहब? नहीं 28 जनवरी नहीं, उन्होंने भी डेट दे दी है। 3-4 दिन पहले उन्होंने अनाउंस किया था कि 28 जनवरी नहीं, उन्होंने कहा था जनवरी के एंड में होंगे। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं उन्होंने कहा। नहीं, इसमें एंड 28 एंड ही होते हैं, इसके बाद तो ऑलरेडी भी अनाउंस है। तो बाकी इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे। अभी प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि नवाज शरीफ अपनी कारकर्दगी पे इलेक्शन लड़ेगा, ये सारे लोग नवाज शरीफ की मुखालफत करके इलेक्शन लड़ेंगे। सिंपल इतनी सी बात। ओके, तो ये पीपल्स पार्टी भी उनकी मुखालिफ बयानिए पे चलेंगे। जी मंदुखेल साहब, वो कह रहे हैं कि वो मकबूल है, इस वक्त बहुत ज्यादा मकबूलियत है पाकिस्तान में उनकी, और लोग खौफजदा हो गए हैं उनकी मकबूलियत से इस वक्त। जी बिल्कुल खौफजदा है लोग, और मुझ समेत बहुत सारी वकला, ये खुद भी वकील है, हम खुद भी खौफजदा है कि पाकिस्तान में क्या ड्रामा चल रहा है। ये जो जुडिशल सिस्टम है जो दुनिया में 139 नंबर पे है, ये आखिरी दर्जे में कब तक पहुंचेगा? बल्कि मेरे ख्याल में पहुंच गया अगर नया सर्वे किया जाए। ये जो शर्मनाक प्रोसीडिंग्स हो रही है, इससे बढ़ के और क्या हो सकते हैं? मैं कहता हूँ ये सारे ड्रामे की क्या जरूरत है? ऑर्डिनेंस जारी करा देना काकड़ साहब से, वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ वो तो कह दे मैं लिख के देता हूँ, वो ये ऑर्डिनेंस जारी कर दे, इलेक्शन की जरूरत नहीं है। ये कौन होता है 28 तारीख देने वाले? ठीक।
इलेक्शन कमीशन खामोश है, ये तारीख दे रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा ले इस पूरे खेल की, इस लेवल प्लेइंग फील्ड की। अब ये सारी चीजें जो हम बार बार दोहरा रहे हैं, सिंध में तरक्याती काम बंद, सैलाब ज़दगान के मकानात बंद, सीवरेज पानी के लाइनों के तरक्याती काम बंद, पंजाब में चल रहा है, इसमें चल रहा है, इस्लामाबाद में चल रहा है, ट्रांसफर पोस्टिंग सिंध में उखाड़ बिखाड़ दिए, पंजाब में ठीक है। ओ भाई क्या करे हो, खुदा का वास्ता मैं फिर दोहरा रहा हूँ, ऑर्डिनेंस जारी करा दे। मुतालबा कर रहा हूँ मैं वज़ीर आज़म अनवर काकर साहब से, एक ऑर्डिनेंस जारी करा दे। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, चारों सूबों की हुकूमत मुस्लिम लीग नून की, अल्लाह खैर साला, ये सारे ड्रामे की क्या जरूरत है? जरदारी साहब क्यों खामोश है? अपना टाइम ज़ाया कर रही है। मंदुखेल साहब, जरदारी साहब क्यों खामोश है? कह रहे हैं कि मियां साहब कुछ दिनों में राब्ता करेंगे, अपने जो भी सियासी उनके हरीफ भी रहे हैं, बाकी जो लोग हैं उनके साथ वो राब्ता ही करेंगे, तो जरदारी साहब खामोश क्यों है सारे सिनेरियो में? नहीं, खामोश तो इस वजह से है कि जरदारी साहब भी सोच रहे होंगे, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट, भी सोच रहे होंगे कि हो क्या रहा है इस मुल्क में। एक शख्स के लिए इतनी सब कुछ, अगला कह रहे मैं लिख के देता हूं, या उनको प्रोटोकॉल मिल रहे हैं, डीआईजी उसको सलूट मार रहे हैं। आप मुझे बताओ जरा, मैं इस बेशरम डीआईजी से पूछना चाह रहा हूं, वो जेल के अंदर जो मुलजिमान बैठे हैं उसको भी जरा सलूट मारे। तेरे इस वर्दी को जो ना उसी अगले दिन उतारना चाहिए अगर किसी में को थोड़ी भी शर्म आया हो। बात ये, एक सजा याफ्ता मुजरिम को आप सलूट मार रहे हो, आप इस वर्दी के लायक को पहनने के लिए। वजह ये है, वो सलूट इस वजह से मार रहा है कि ये वज़ीर आज़म आएगा तो मेरा अशर नशर करेगा, पहले ही चमचगरी शुरू करूं, पहले ही सलूट मारूं। सवाल ये है, ये सब ड्रामाबाजी के क्या जरूरत है ये? और फिर पीपल्स पार्टी खामोश नहीं है, क्या करेगा? मुझे बात बताओ, मैं तो मुंह फट आदमी हूं, बोल रहा हूं, मैं तो मुंह फट आदमी हूं, बोल रहा हूं। शायद हमारे बहुत सारे साथी सोच रहे, सकते में आए होंगे कि हो क्या रहा है। अच्छा, बात ये है कि सारे आप में इलेक्शन कमीशन ने जो अलकाबंदी 2021 में बनाई थी, बकायदा हेयरिंग हो गई है, फैसले हो गए, वो 2021 को बदल दिए, 2028 को 18 के बदल दिए। भाई अब चाह क्या रहे हो? आप चाह रहे कि लोग इसी तरह उलझे रहें, या आप चाह रहे कि अपनी मकसद की अलकाबंदी बना के दे दे शहबाज शरीफ साहब को? मैं अभी हल्के से आ रहा हूँ, आपका रास्ते में फोन था, हल्के से शहबाज शरीफ और मेरा हल्का एक है, पानी के बूंद बूंद को तरस रहे। ये शख्स वज़ीर आज़म रहा, इसने 1 रुपए का तरक्याती काम नहीं दिया है। मुझसे मुलाकात तक गवारा नहीं समझा। आप मुझे बताओ, आओ इलेक्शन लड़ो, आओ इलेक्शन लड़ो, आओ पता चल जाएगा आपको। सवाल ही इसी तरह पंजाब में, लाहौर में क्या हो उनके साथ? इनके गाड़ी की शीशे तोड़ के कौन थे वो लोग? वो वही वोटर थे, वो वही लोग थे जिसने कहा वोट को इज्जत दो। उसने कहा भाई आप कहाँ गए? लेकिन वोट को इज्जत दो तो बयानिया शायद लगता है नून पीछे हो गई है ना थोड़ा सा। आपने 4 साल गुजार दिए, आपने 4 साल गुजार दिए मजे से, और इलेक्शन लड़ने के लिए पाकिस्तान आ गए और बरतानिया में ऐलान कर दिए कि मैं लिख के रहता हूँ, मैं वज़ीर आज़म हूँ। उसका मतलब आप अदालतों में नहीं है, बिल्कुल, अदालत के सामने करने नहीं है, आप जमानत लेने नहीं है, आप सरेंडर करने नहीं है, आप इलेक्शन लड़ने हैं। इलेक्शन लड़ने आए तो देखते हैं सर, इलेक्शन भी हो जाएंगे, ये वक्त पे होंगे या नहीं होंगे। सिंधु साहब ये करानी की ना, मैं तो आपको वो तो बार बार कह रहे हैं, जी आप कह रहे हैं रेफरेंडम करा लें। ये जो वो बात कर रहे हैं वोट को इज्जत दो वाला भी जो आपका नारा था, वो भी शायद कहीं बयानिया था, वो भी शायद पीछे हो गया। कौमी मुजरिमान थे जिन्हें नवाज शरीफ साहब ने कहा था उनका एहतसाब होना चाहिए, वो भी कहीं हमें नजर नहीं आया। तो खासे डिफेंसिव में इस वक्त मियां साहब, तो खास जो ये कोई ढील की जो बातें हो रही हैं, तो आपको लग रहा है चीजें सही इस वक्त प्रॉपर ट्रैक पे चल रही हैं सिंधु साहब? नहीं, कोई ऐसी ढील वाली बात नहीं है। कादर मंदखिल साहब मेरी, दोबारा मैं कह रहा हूँ, बहुत काबिल एहतराम है, सीनियर है, नहीं वो खासे मायूस दिखाई दे रहे हैं, खासे कह रहे हैं कि ये तो कोई सिस्टम में हल नहीं है। सिंधु साहब काला कोट जलाने को दिल जा रहे हैं। मैं तो चाह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट के गेट पे अपना काली वर्दी जी बिल्कुल 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 जी फरमाइए मंदुखेल साहब बोले, मैं नहीं फिर बोलूंगा, बड़े हैं, मैं नहीं उनके रिस्पेक्ट करते हुए। तो कोई डील या डील नहीं है। सबसे पहले कॉमन मैन की जो रूह और जिस्म का रिश्ता बरकरार रखना मुश्किल हुआ है, उसको पहले ठीक किया जाए, ये सारे काम, उसके बाद फिर ये काम आते हैं। जब ये कॉमन मैन ही नहीं रहेगा, जब उसका खत्म हो जाएगा, वजूद ही खत्म हो जाएगा, तो ये सारे साहब के बैन, ये सारे फलां, ये सारे खत्म, इनका फायदा क्या होगा? नंबर 1। नंबर 2, अभी जो मियां साहब ने बड़ा दिल करके, उन्होंने अपनी वाइफ खोई है, अपना माँ खोई है, और उसने देखा, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि मैं अपने दिल से सबको माफ करता हूँ और मैं अब आम आदमी के लिए जो है वो जंग लड़ूंगा। इससे बढ़ के और क्या बयानिया हो सकता है? तो नंबर 2, ये कह रहे हैं कि नहीं कुछ किया। 89 दौरे किए हैं बराबर जरदारी साहब ने 16 माह में, 89 दौरे गैर मुल्की। क्या जरूरत नहीं थी कि सिंध में 3 साल की अपना 3 दफा हुकूमत रही है? नंबर 2, जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट था, उसमें का चीफ मिनिस्टर बैठा था, उसने हाँ की है कि पहले हल्का बंदियां होगी सेंसस के बाद,
उसके बाद इलेक्शन कराए जाएंगे। पूछिए थे जब मुराद अली शाह नहीं बैठे थे उस मीटिंग में, तो ये एक मतलब किसी को, हाँ अब ये तरीका सिर्फ ये है कि जाहिर है कादर मंदुखेल साहब या मैं, हमारे दरमियान कोई एनमिटी नहीं है, ना कोई दुश्मनी है, लेकिन ये जाहिर है इनको कोई ना कोई बयानिया तो लेना पड़ेगा, ये हमारे खिलाफ बोलेंगे, हम उनके खिलाफ, और यही इलेक्शन का बयानिया होगा, बाकी कोई ऐसी बात नहीं। तो इलेक्शन के बाद अगर ये बयानिया इलेक्शन तक महदूद होगा, उसके बाद आप एक साथ हमें दिखाई देंगे एक जगह बैठे हुए? अल्लाह करे कल जी ऐसे कई दफा होगा, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई एनिमोसिटी फीलिंग्स नहीं है हमारे पास, और इनके पास भी नहीं है, मैं आपको ओपन कह रहा हूँ। ये जाहिर है ये हमारी तारीफ तो नहीं करेंगे अब इलेक्शन में, ना हम इनकी करेंगे इलेक्शन की। तो ये इनकी मजबूरी है, आपको लग रहा है ये मजबूरी के तहत ऐसा कर रहे हैं, आपको लग रहा है? लेकिन वो तो कह रहे हैं वो अपना काला कोट जलाने को तैयार है, जो इस वक्त खास एक तरीकाकार अपनाया गया है। जी ये नेचुरली है, ये तो बिल्कुल ऐसी होता है इलेक्शन, हर जमात है जिसने भी एक दूसरे के खिलाफ लड़ना, उसने दूसरे के खिलाफ कोई बात करनी है। अगर ये हमारी तारीफ करना शुरू हो जाए तो ये अपना इलेक्शन क्या लड़ेंगे? ठीक, हालांकि पता है कि सब कुछ है, जो कुछ नवाशिश जब आएगा तो तरक्की और खुशहाली आएगी। तो बाकी पार्टियों के जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें होती हैं, तो आपकी जमात को खास एक नजर करम है इस वक्त, हम जो बार बार जिक्र कर रहे हैं, तो बाकियों के लिए भी ऐसा माहौल पैदा करवा दें, बाकियों के लिए भी कुछ ऐसी सहूलतकारी करवा दें आप? नहीं बाकी सबको देखो, उसने साइकिल मांगी, पता नहीं काफ वाली साइकिल मांगी या कौन सी साइकिल मांगी है, मुस्लिम लीग काफ वाली मांगी, वो भी उसको मिल गई है। उसके कमरे की दीवार जो थी कहता था ज्यादा है, वो तोड़वा दी गई है, और कल हाईकोर्ट ने कहा कि आप कहते तो फिर हम जेल तोड़वा देते हैं। अच्छा। अभी साइकिल का काम है, फर्द जुर्म आई हुई है, उस पर ट्रायल होना है, जिरा होनी है, फिर उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन होना है, तो ये जो काम किए होते हैं वो सामने तो फिर आते हैं ना। अच्छा, तो अब जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन इलेक्शन डेफिनेट, क्योंकि मैं एक ओपन बात कहने लगा, मंदुखेल साहब ने बहुत फिर दोबारा कहता हूँ बड़े भाई है, लेकिन इलेक्शन के अलावा कोई चाराकार नहीं है पाकिस्तान का पूरी दुनिया में। तो ये मियां साहब ने क्यों मुतालबा अभी तक नहीं किया? मियां साहब ने ये मुतालबा अभी तक नहीं किया? ये काम इलेक्शन कमीशन का है, क्योंकि आज इनको पता है सियासी जमातें देखें अपनी अपनी कैपेसिटी में हर बंदा इस वक्त मुतालबा कर रहा है, इलेक्शन हो जल्द से जल्द हो। 90 दिन से तो चले बात निकल गई बाहर, अभी तो आगे की जो बात है ना वो कह रहे हैं इलेक्शन, ये आप लोगों के कायदीन के मुंह से अभी तक नहीं सुना। 90 दिन के अंदर जी 90 दिन तो चले सर, वो गए ना, वो तो खत्म हो गए, आइन तो आपका समझे मुअत्तल हो गया। इनको नहीं कोई मुअत्तल नहीं हुआ, मंदुखेल साहब को पता है अपीलें चल रही हैं, उसके बाद ट्रिब्यूनल में ये कॉन्स्टिट्यूशनल, और उसके बाद इलेक्शन होना है, 90 दिन के अंदर होना चाहिए, आप मुतालबा कर रहे हो? चले वो कह रहे हैं आप मुतालबा करें 90 दिन के अंदर होने चाहिए थे। आइन का आर्टिकल 224 क्या कहता है? मुझे सिर्फ एक आर्टिकल तो नहीं, उसमें 90 डेज, उसकी पूरी तफसील पढ़े, उसमें 13 इम्पेडिमेंट्स, उसमें 13 हिस्से आइन के आर्टिकल 224 में। तो उसके मुताबिक सारे सूबों को, जिस तरह से पहले भी इन्होंने यहाँ पे पंजाब में जो हमारे साथ किया, इसीलिए सिंध वालों ने कहा कि हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे, और बिल्कुल दुरुस्त कहा कि चारों का यहाँ इकट्ठे इलेक्शन हो, और इलेक्शन जनवरी में हो जाएगी, किसी किस्म की। अच्छा, आप कॉन्फिडेंट है जनवरी में होंगे? मंदुखेल साहब आपको नहीं लग रहा कि जनवरी में होंगे? 100%। जी मंदुखेल साहब आपको नहीं लगता? जनवरी में हो जाए या मार्च में हो जाए, अभी ये कोई फायदा नहीं है, पूरा खेल वो फतेह शो हो चुके हैं। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ होंगे, चारों सूबों में इनकी हुकूमत होगी। अच्छा। ये तो लग रहा है पूरा। अच्छा। इलेक्शन कराने की क्या जरूरत पड़ रही है आपको? इलेक्शन कराने की जरूरत ही नहीं, मैं तो कहता हूँ ऑर्डिनेंस जारी कर दें, बिल्कुल, ताकि खर्चा बच जाए। चले बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मंदुखेल साहब, आपका शुक्रिया, सिंधु साहब, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। और जैसे कि ये कर रहे थे मंदुखेल साहब के इलेक्शंस अगर नहीं करवाने तो मुल्क में प्रॉपर रेफरेंडम करा लें। अब देखते हैं कि आने वाला वक्त कैसा बेहतरीन इलेक्शन पाकिस्तान में कराएगा। इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहेंगे, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी, इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।